वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो आज की जो टॉपिक है उसमें पहले नी जॉइंट में क्या होते हैं, क्या बोन्स होते हैं, क्या लिगामेंट्स होता है, क्या स्पेस होता है, क्या मसल्स होते हैं, उन पर पूरा डिटेल में तो नहीं लेकिन एक ओवरव्यू जरूर लेंगे। साथ ही यदि गठिया होता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, यदि गठिया है तो उसमें कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए और कौन से पेन रिलीविंग मोडालिटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, उन पर बात करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आप और हम अपने बड़े बूढ़ों की सहायता कर सकें। आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जो घुटने की गठिया होती है, उस पर ही बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स हैं और सारे जॉइंट्स पर बात करना अभी मुश्किल है। तो अलग वीडियो जब बनाएंगे तो उस पर हम लोग दूसरे जो जॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो तीन बोन्स आते हैं उसमें है फीमर, टिबिया और पटेला। इस वीडियो में देख सकते हैं कि नी जॉइंट फॉर्म करता है टिबियल बोन से, फीमर बोन से और पटेला बोन से। नी जॉइंट में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है। साथ में ही मेनिस्कस कार्टिलेज होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर है। दो इम्पॉर्टेंट मसल्स जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स पैर को ऊपर लाने में मदद करता है और हैमस्ट्रिंग्स पैर को नीचे मोड़ने में मदद करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट्स में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक तो नी में बहुत पेन होता है, दूसरा स्वेलिंग होता है, तीसरा रेडनेस होती है और चौथा क्रेपिटस होता है, उसमें कटकट की आवाज़ आती रहती है। ये जो चार सिम्टम्स हैं उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करना आसान होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जो घुटने की गठिया है, उसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो एक्सरे कराते हैं। एक्सरे एंटीरो पोस्टीरियर मतलब सामने से पीछे तरफ का व्यू और एक्सरे लेटरल व्यू, तिरछे में जो व्यू लेते हैं उसको लेटरल व्यू कहते हैं। इन दोनों व्यू से लगभग ये डायग्नोज करना आसान है कि उन्हें, उस पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कभी कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स को कुछ और भी इंजरीज भी होती है लिगामेंट की और एसोसिएटेड और डिफॉर्मिटी होती है, तो उसको पता करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई का हेल्प लिया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के कितने ग्रेड्स होते हैं? उसके ग्रेड्स 4 होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 3 तक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है जिसमें कि पेन किलर्स और नी एक्सरसाइजेज होते हैं, जबकि ग्रेड 4 में जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेड 1, 2, 3 में जो जॉइंट का स्पेस है वो कम हो जाता है, साथ में उसमें फ्रिक्शन की वजह से डिजेनरेशन होने लग जाता है, साथ ही ऑस्टियोफाइट्स बनने की वजह से जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो ग्रेड 1, 2, 3 इनमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से आराम हो जाता है, पर ग्रेड 4 के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या हैं? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से जो मसल्स की जो स्ट्रेंथन किया जाता है, उसकी जो रिजिडिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है, साथ ही जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे जो नी में जो पेन होता है उसमें भी राहत मिलती है। दूसरी मोडालिटी जो है वो है ओरल मेडिकेशंस। ओरल मेडिकेशंस में एनएसएड्स ग्रुप आते हैं जो कि हम सबको पता है, ब्रूफेन, पैरासीटामोल, बोवरन, ये जो ग्रुप है इसमें ये एनएसएड्स ग्रुप में आते हैं। साथ ही कुछ ओपियोइड मेडिकेशंस भी हैं जब पेन इतना बढ़ जाए
कि इन दवाइयों से असर ना हो पाए उस पर, तो फिर ओपियोइड मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। इन मेडिकेशंस का यूज़ बहुत लंबे समय तक नहीं किया जाता है क्योंकि इनमें डिपेंडेंसी आने की संभावना होती है। साथ में और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिन वजह से इनको कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे लास्ट मोडेलिटी है कि इनकेस यदि इतने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। बीच में ये जो नी में इंजेक्शंस लगाते हैं वो थोड़े से हेल्पफुल है, लेकिन बहुत ही एक्सपर्टाइज हैंड पे ही उनके अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी हैं, साथ में जो कैल्शियम के टैबलेट्स हैं और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और लंबे समय तक यूज़ करने से जो बोन्स है उनमें स्ट्रेंथ आता है। अब बात करेंगे कि वो कौन सा फूड है जिसमें कि विटामिन डी भरपूर मात्रा में रहता है। तो जो सी फूड्स हैं, जो फिश है, उसमें विटामिन डी की मात्रा अच्छी रहती है। बाकी जितने भी फूड है उनमें विटामिन डी की बहुत कमी रहती है। और जो दूसरा सोर्स है विटामिन डी के लिए वो है सनलाइट। उसी तरीके से जो कैल्शियम रिच फूड है उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध है, दही है, पनीर है, और दूध से और भी जो चीज़ें बनती हैं वो कैल्शियम रिच होती हैं। साथ में यदि वेजिटेबल्स लें तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे कि स्पिनच, जैसे कि सरसों का साग, जैसे कि भिंडी, इन जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में रहती है। साथ में ही जो नट्स हैं, नट्स और सीड्स, जैसे चिया का सीड्स हो गया, नट्स में आलमंड आ गया, काजू आ गए, तो इनमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर रहती है। अब देखते हैं वो कौन कौन से मसल के एक्सरसाइजेज हैं जो कि नी जॉइंट को मजबूत करते हैं और जो रिजिडिटी है उसको दूर करते हैं। साथ में ही ये पेन रिलीफ में भी काम आते हैं। पहले ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करने के लिए ये जो पिलो है इसको थाई के नीचे रख लेना है। उसके बाद उस नी जॉइंट को वहाँ से ऊपर उठाना है। ये अराउंड 20 सेट्स करने हैं, 2। और ये भी ध्यान देना है कि जो फुट है, फुट को भी ऊपर की तरफ खींचना है, 3। इसमें जिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस ना भी हो उस पैर का भी एक्सरसाइज करने हैं, 4। 5। दूसरा, ये जो पिलो है उसको उसके बाद काफ के नीचे रख लेना है और उसके बाद फिर इसे ऊपर खींचना है, 1, 2। और ये भी देखना है कि फुट ऊपर की तरफ खींचे, 2, 3, 4, 5। तीसरा एक्सरसाइज में ये जो पैर को है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है और अपने से लैटरल बाहर की तरफ ले जाना है, 1, 2। और ध्यान देना है कि पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ये जो पटेला है, नी का जो चपनी है, वो रूफ की तरफ रहे, 3,
4 5 फोर्थ एक्सरसाइज में स्ट्रेट लेग रेजिंग, इसमें पैर को ऊपर उठाना है 1 2 3 4 5 इसके बाद फिर से जो पिलो है उसको नी के नीचे रख लेना है और पूरे पैर को ज़मीन की तरफ प्रेस करना है 1 2 3 फिर पिलो को दोनों नीज के बीच में रखना है और उसको प्रेस करके पास में चिपकाना है 1 2 इसको स्क्वीज करना है इस पिलो को 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये जो पिलो है उसको नीज के नीचे डालना है और पेंडुलम मूवमेंट करना है। देखिए, एक बार ऊपर उठाया, दोबारा फिर ऊपर उठाया, दूसरे पैर को एक बार ऊपर उठाया, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाया, एक बार उठाया, दूसरी बार पैर को उठाया, ऊपर उठाया, नीचे उठाया, ऊपर उठाया, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाया। कुछ मिथ्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। लोग सोचते हैं कि जो डाइक्लोफेनाक का जो क्रीम्स होता है, जो जेल है, उसको नी पर लगाने, लंबे समय तक नी पर लगाने से कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है। डाइक्लोफेनाक जेल्स ओरल डाइक्लोफेनाक के मुकाबले थोड़े कम नुकसानदायक होते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम पर उन्हें भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में उनका साइड इफ़ेक्ट्स उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट से ज़्यादा होता है। मेरा ये सिंसियर रिक्वेस्ट होगा आप सब लोगों से कि कृपया इन फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।